क्या है फ्रेमवर्क? तो फ्रेमवर्क की जब हम बात करें तो बेसिकली फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट द बेसिक अकाउंट्स, है ना, द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स या फाउंडेशन ऑफ अकाउंट्स। फ्रेमवर्क के बेसिस पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने। फ्रेमवर्क 3 जनों के लिए गाइडलाइन। सबसे पहला बोर्ड के लिए, बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब है आईएसबी बोर्ड, कि कैसे आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनने। दूसरा अकाउंटेंट्स के लिए, तो जहां जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जिस जिस मुद्दे में, तो अकाउंटेंट्स कैन फॉल बैक अपॉन द फ्रेमवर्क। तीसरा एनालिस्ट और यूजर्स के लिए, तो जहां जहां उनको कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही, वो समझने के लिए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए बाउंड्री वॉल हो गए। फ्रेमवर्क के 2 हिस्से थे, बताओ क्या क्या हिस्से थे, जल्दी बताओ। रेगुलेटरी और कंसेप्चुअल। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या था? अथॉरिटीज के बारे में बात करें। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में फ्लो प्रोसेस। अथॉरिटीज कौन सी थी? आईएफआरएस फाउंडेशन, आईएसबी बोर्ड, आईएफआरएस आईसी, आईएफआरएस एसी। सबसे ऊपर कौन है? आईएफआरएस फाउंडेशन। आईएफआरएस फाउंडेशन के 3 रोल प्लेस क्या क्या है? फंड रेज करना, सारी गवर्नमेंट से डील करना, उनको कन्विंस करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट करो, और सुपरवाइज करना बोर्ड को, क्योंकि वो गवर्नमेंट से डील करेगा, उसको मुद्दे पता चलेंगे क्या क्या मुद्दे, और फिर वो गवर्नमेंट को बताएगा कि ये मुद्दों पे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे अथॉरिटी कौन सी है? आईएसबी बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आईएफआरएस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फाउंडेशन। ठीक है, आईएसबी बोर्ड का मेन काम क्या है? टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, इनको मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, लॉन्च करना है। मार्केट में क्या पेपर लॉन्च हो रहा है, उसकी कंप्लीट अथॉरिटी आईएसबी बोर्ड के पास। ठीक है, हम कहते हैं लोकसभा राज्यसभा, है ना, और हम कहते हैं लोकसभा राज्यसभा के ऊपर है, पर फिर भी लोकसभा राज्यसभा का काम नहीं कर सकती, नॉट अलाउड, उसके विंग में इंटरवीन ही नहीं कर सकती। लोकसभा ऊपर है सबसे, जुडिशरी में इंटरवीन नहीं कर सकती। उसी तरीके से आईएफआरएस फाउंडेशन ऊपर है क्योंकि वो फंड रेजर्स है, राइट, लेकिन आईएफआरएस फाउंडेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस में इंटरवीन नहीं कर सकते। जो भी पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिटेलिंग, इंटरप्रिटेशन के नाम पे जो भी पेपर मार्केट में रिलीज होगा, एवरी पेपर इज रिक्वायर्ड टू बी ऑथराइज्ड बाय आईएसबी बोर्ड। ठीक है, तो आईएसबी बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी। मुद्दे आईएफआरएस फाउंडेशन बता रहा है, यार सुनो इस गवर्नमेंट से बात हुई, इन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है, तुम इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ। ठीक है, आईएसबी बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने चालू करेगा, तब किसकी मदद लेगा? आईएफआरएस एसी, एडवाइजरी कमेटी। एसी क्या करता है? एसी पहले तो एक ड्राफ्ट तैयार करेगा आईएसबी बोर्ड के साथ मिलके, ठीक है, कि ये ड्राफ्ट है, ठीक है, फिर ड्राफ्ट के डिस्कस करेंगे लोग, फिर पब्लिक के ओपिनियन मंगाएंगे, फिर पब्लिक के ओपिनियन के बेसिस पे ड्राफ्ट में चेंजेस करेंगे, फिर फाइनली अब आईएफआरएस एसी निकल जाएगा रूम से बाहर, वो देगा आईएसबी बोर्ड को कि भैया आप अप्रूव कर दो। आईएसबी बोर्ड के मेजोरिटी लोगों ने अप्रूव कर दिया, वो ड्राफ्ट बन जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नहीं तो वो ड्राफ्ट ही रह जाएगा। डन? ओके। आईसी इंटरप्रिटेशन कमेटी, स्टैंडर्ड बनने के बाद इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे, ठीक है, मतलब पर इसमें भी इसका दिमाग खुद का नहीं चला सकती है। स्टैंडर्ड बना, इसको लगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, वो इंटरप्रिटेशन ड्राफ्ट बनाएगी, फाइनली आईएसबी बोर्ड को बोलेगी अप्रूव करो। जब तक आईएसबी बोर्ड अप्रूव नहीं करता तब तक ये भी मार्केट में लॉन्च नहीं होगा, राइट। नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस द फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन, ये पूरी प्रोसेस हो गई स्टैंडर्ड मेकिंग की। व्हिच अथॉरिटी इंटरेक्ट्स विद पब्लिक? AC interacts with public, ठीक है। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट पे। एंड विच अथॉरिटी हैज एक्सट्रीम पावर ऑफ लॉन्चिंग एवरीथिंग इन द मार्केट? आईएसबी बोर्ड। आईएसबी बोर्ड को स्लैंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बोर्ड। तो हर जगह जहाँ पे भी अभी अकाउंट्स चल रहा है ना, ये कंपनी लॉ नहीं चल रहा है, तो हर जगह बोर्ड बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, अपने क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ लिया। बोर्ड का मतलब क्या है? आईएसबी बोर्ड, ठीक है। ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअली चीजों के बारे में एनालाइज करेगा कि क्या क्या चीजें बुक्स में आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, नाउ वी आर नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटीज। हाँ, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या क्या बात करेगा? इनिशियल रिकॉग्निशन, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना भी है कि नहीं, इनिशियल मेजरमेंट, देन मेजर कर लिया, उसके बाद प्रेजेंटेशन, रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, और फिर डी रिकॉग्निशन, रिमूवल फ्रॉम द बुक्स एंड डिस्क्लोजर्स। 7 चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें
इनिशियल रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, री रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब इसमें इनिशियल मेजरमेंट और रिकॉग्निशन में क्या कंडीशन है? सबसे पहला, क्या वो एलिमेंट है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या वो एलिमेंट है? एलिमेंट कौन से थे? एलिस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस, राइट। चेंजेस किसकी डेफिनेशन में? एसेट्स और लाइबिलिटीज। फ्यूचर ऑब्लिगेशन या फ्यूचर इनफ्लो की जगह आ गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। कैपिटल की डेफिनेशन बेसिकली उसने क्रिएट किया था आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल एसेट्स आफ्टर पेइंग ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो मतलब आ गया था कैपिटल इज इक्वल टू ए माइनस एल विच लेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करना है, तो पहले तो आपको देखना है कि 5 एलिमेंट्स है कि नहीं, क्योंकि 5 एलिमेंट्स की जर्नल एंट्री हो सकती है। ध्यान है, डेबिट वाले कौन से आइटम्स है? एसेट और एक्सपेंसेस। क्रेडिट वाले लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करता है कि नहीं? क्या थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? और फिर उसके बाद मेजर हो पाता है कि नहीं, तो मेजरमेंट और ये दोनों चीजें हमें डिस्कस करनी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? पहला फंडामेंटल, फंडामेंटल 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के 3 इंपॉर्टेंट चीज थे, क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम एरर, न्यूट्रल एंड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और रेलेवेंट के केस में क्या है? गोल्डन रूल, थ्रेशोल्ड होते क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। गोल्डन रूल कहता है कि अगर इन्वेस्टर का इस बात को अलग से जानने से उसके डिसीजन पे इम्पैक्ट आ जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन अलग से बताएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं बोले कि नहीं दिखाएंगे, क्लब कर देंगे उसको अंडर हेड। इलेक्ट्रिशियन का पैसा है, 500 रुपए लेकर गया इलेक्ट्रिशियन कुछ रिपेयर वर्क करने के लिए, हमारी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में चल रहा है, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इतना टर्नओवर जा रहा है। 500 रुपए का अलग से इलेक्ट्रिशियन का कोई अकाउंट खोलने की जरूरत है क्या? हु इज इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट? आप इसको जनरल एक्सपेंसेस के हेड में डाल दो। तो हम बोल नहीं रहे, ये नहीं बोल रहे कि रिकॉर्ड ही मत करो, नोबडी इज सेइंग दैट। कैश आउटफ्लो हुआ तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, बट वी आर ट्राइंग टू से कि पुट इट अंडर वन कैटेगरी सो दैट आपका पीओएल बैलेंस शीट एक ही पेज का और लंबे लंबे पीओएल बैलेंस शीट अकाउंट लेकर नहीं घूम रहे हो, राइट। तो relevant के केस में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स, आई थिंक, एंड देयर वाज वन मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, प्रिडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी इंफॉर्मेशन, है ना। ये भी रेलेवेंट के केस में था कि आप रेलेवेंट डेटा, वही डेटा रेलेवेंट होगा जिसमें आप या तो फिगर्स या अमाउंट प्रिडिक्ट कर सकते हो या कंफर्म कर सकते हो। 500 रुपए बिजली का बिल है, बिल से कंफर्म कर लिया, ठीक है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं 500 रुपए का प्रोविजन है, हम प्रिडिक्ट करें कि यार इतना ही प्रोविजन लगेगा, राइट। एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्वालिटेटिव बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई कर ली, तो अब एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करोगे। यूसीटीवी क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सी से कंसिस्टेंट या कंपेरेबल होनी चाहिए, टाइमलीनेस और वेरीफाइबल। वेरीफाइबल वही हो गया बैकअप डॉक्यूमेंट से, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन सपोर्ट होना चाहिए, राइट। बिजली है तो बिजली के बिल, पेट्रोल है पेट्रोल के बिल हो गए, प्रोविजन है तो प्रोविजन का लॉजिक हो गया, हाउ डिड द कैलकुलेशन हैपन, ऑन व्हाट बेसिस डिड यू मेक अ प्रोविजन ऑफ 2% ऑन रिसीवेबल्स, कुछ तो लॉजिक होगा। 2% आया कहाँ से? पिछले सालों के एनालिसिस से, किधर से आया वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू दिस, बस यही है बेसिक्स में। अब मेजरमेंट वाले क्राइटेरिया पे जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा 2-3 और फंडे थे जो हमने पढ़े थे फ्रेमवर्क में। पहले मैं इधर आ जाती हूँ। प्रिंसिपल बेस, रूल बेस, क्या था? प्रिंसिपल बेस, रूल बेस, थैंक यू। रूल बेस इकोनॉमी, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ बन जाते हैं, आपको फॉलो करना ही है ना। और प्रिंसिपल बेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती, करो तो बढ़िया है, नहीं करो तो एक्सप्लेन कर लेना। तो एक को कहते हैं कुक बुक अप्रोच, किसको? रूल बेस को। और दूसरा आपकी है कंप्लाई और एक्सप्लेन, विच इज प्रिंसिपल बेस। यूके इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल बेस एंड यूएस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रूल बेस्ड, ठीक है। उसके अलावा आई जस्ट मेंशन फ्यू अदर थिंग्स व्हिच वी नीड टू नो। उसके अलावा द ओनली assumption we'll take while preparing the books of accounts is going concern assumption, ठीक है। then there is concept of materiality, prudence, accrual, double entry, और separate entity, क्या कुछ मिस रहा? substance over form,
एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या था, जल्दी बताते जाओ, खाली टर्म्स पता होने चाहिए। हाँ, क्यों अज्यूम कर रहे हो ये? अकाउंटेंट के हिसाब से जवाब देना, धार्मिक जवाब, अपने मन के ख्यालात, अपनी भावनाएं कंट्रोल में रखना। अकाउंटेंट बोल रहा है, और अकाउंटेंट का कोई मतलब नहीं है बिजनेस से। आज इधर अकाउंटेंट है, कल कहीं और अकाउंटेंट होगा, उसको कोई दुआ नहीं मांगनी कंपनी के लिए। वो बोल रहा है मेरे को ये मानना पड़ेगा बुक्स बनाते समय कि कंपनी लंबा चलेगी, नहीं तो मैं अकाउंटिंग करते समय करंट नॉन करंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी। करंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, नॉन करंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, मैं अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी। सो दैट इज व्हाई आई एम अज्यूमिंग दैट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, सो दैट मेरे अकाउंट्स थोड़े क्लियरली प्रिपेयर। बाकी कंपनी चले नहीं चले मेरा क्या लेना देना उससे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट में मटीरियलिटी क्या था? ओनली द थिंग्स विच आर मटीरियल विल बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये रीजन है कि हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करते। करते हैं क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड? ध्यान है, बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि आपने अगर बार्गेन करी परचेज के समय, 10,000 का आइटम 5,000 में बार्गेन करके लिया, बिल तो 5,000 का ही बन रहा है ना, तो 5,000 की रिकॉर्डिंग करो। तुम्हें क्यों रिकॉर्ड करना है? 10,000 था, फिर हमने बार्गेन किया, फिर 5,000 पे लेकर आए, क्या मतलब है उस डेटा का? कोई मतलब ही नहीं। तो जो मटेरियल नहीं है वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, या फिर अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या था बताओ आदित्य, कंफ्यूजन है कुछ? कॉशन, कॉशन का मतलब ध्यान से काम करना। पहले था प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी गेन, अभी हटा दिया। अभी बस बोला एक समझदार बुद्धि वाले इंसान की तरह काम करना। घूम फिर के वहीं पे आ गए। इस समझदार बुद्धि वाला इंसान क्या करेगा? तुम्हें पता है तुम्हारा कुछ खर्चा होने वाला है 1-2 दिन में, पैसे अलग रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे। कुछ जने नहीं रखेंगे, ठीक है, फिर बताऊंगी कैसे चलेंगे वो आगे लाइफ में। और अगर तुम्हें पता है कि कुछ इनकम होने वाली, तो अभी से खर्च कर दोगे क्या? आप लोग से तो बेटर एक्सपेक्ट करती हूँ अपन फाइनेंस फील्ड में, हम नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। और इसका मतलब हमको लग रहा है कुछ नुकसान होना है, पहले से प्रोविजन बना लेंगे, और हमको लग रहा है कि कोई फायदा है, हम उसका कोई रिएक्शन नहीं देंगे, जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अक्रूवल, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे नहीं बनेंगी, जो जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में जाएगा, भले उसका कैश पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत सारी कंपनीज और अकाउंट्स टीम खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कई जगह पर हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। इसलिए हम पढ़ भी रखा है एफए लेवल पे कि अगर मैंने कोई नई ब्रांच डाली और मुझे अभी उसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, बिकॉज इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर इज नाउ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। पहले अलग अकाउंटिंग होती थी, अब आपको सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। इंटीग्रेशन गलत हो गया, पूरी साइट करप्ट हो जाएगी। तो मैं पहले उस ब्रांच को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रन करके देखना चाहती हूँ कि चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो 6 महीना 10 महीना जब तक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है, सिंगल एंट्री पे अकाउंट्स मेंटेन करो। जब आपको लगता है कि हाँ भाई अब ये मेरी पक्का ब्रांच है, तो अब उसको अमेलगमेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो सॉफ्टवेयर को, एंड देन रन इट ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सेपरेट एंटिटी, बिजनेस ओनर से अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ज्यादा दिक्कत आएगी। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो ओनर के पर्सनल खर्चों को आप अलग से रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो आपको बिजनेस लॉस में दिखेगा, जबकि ओनर को अपने खर्चे घटाने चाहिए, अपन बिजनेस को लॉस में मान रहे हैं, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अकाउंटिंग सब्सटेंस से ज्यादा मतलब है हमें लीगल फॉर्म के कंपैरिजन में। यही रीजन है कि लीज के केस में राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड होता है। अब तो कनेक्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड से, अब एग्जाम्पल भी स्टैंडर्ड वाले लो। राइट ऑफ यूज जो है वो लीज एसेट है। क्या लीज एसेट डॉक्यूमेंट्स पे मेरा हो गया? वो तो अभी भी ओनर का ही है ना, मैंने तो उससे खाली किराए पे लिया है, लेकिन मेरे पास ज्यादा राइट है उस एसेट के ऊपर ओवर दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो सब्सटेंस बता, अकाउंटिंग सब्सटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भले लीगली डॉक्यूमेंट्स पे किसी का भी नाम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंट्स, ये एसेट पे 5 साल 10 साल मेरा ज्यादा राइट है ओनर के कंपैरिजन में, सो आई विल बी शोइंग इट इन माय बुक्स, राइट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैच द रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस। यही रीजन है कि हम IFRS 15 में रेवेन्यू वाले स्टैंडर्ड में आउटपुट मेथड या इनपुट मेथड यूज करते थे दोनों के लिए। जो भी कर रहे हो, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को आउटपुट पे लेकर आ जाओ, दोनों को इनपुट पे लेकर आ जाओ, बिकॉज वी वांट टू मैच द रेवेन्यूज विद द एक्सपेंसेस। सो ऐसे थ्योरेटिकली क्या कर रहा है, लास्ट का जो 20 मार्क का सेक्शन है उसमें 4-5 मार्क के कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन दे दे रहा है, एक्सप्लेन दैट, ठीक है। तो आपको बोलता है एक्सप्लेन मैचिंग कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल,
और हम बच्चों वाले एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं. If they're asking you at the skill level some examples, they're expecting mature examples. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने अभी बताया क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं. IFRS 15 का आउटपुट इनपुट मेथड. भैया खर्चा अलग हुआ है, कॉस्ट अलग गया है, रेवेन्यू अलग गया है, फिर भी दोनों को हम अलाइन कर रहे हैं. ठीक है. सब्सटेंस ओवर फॉर्म में लीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं. सॉरी IFRS 9 बोल रही हूँ मैं. ठीक है. 16 का क्या है सब्सटेंस ओवर फॉर्म में? राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड करना. सेपरेट एंटिटी खैर ठीक है, इसमें अप्रूवल में प्रूडेंस में प्रोविजंस वगैरह है. ठीक है. और कोई स्टैंडर्ड्स लिंक कर पा रहे तो इन सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को किसी ना किसी स्टैंडर्ड से लिंक करो, है ना. डोंट मिक्स इट अप विद जनरल एग्जाम्पल्स. तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है आपसे थोड़े सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल्स एक्सपेक्ट करो. एग्जाम्पल्स ढंग के तब होंगे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टर्म्स में एग्जाम्पल होंगे. ठीक है. जनरल अपनी कहानियां बना के मत लिखना. डन. सेकेंड पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अबाउट मेजरमेंट. एनी डाउट टिल हियर? कौन? IASB बोर्ड. हाँ वेरी गुड. दैट वाज द पॉइंट व्हिच वी डिस्कस. IASB बोर्ड के साथ साथ IASB बोर्ड आया. तो IASB बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी IASB बोर्ड से अलग हो गई. ठीक है. अलग इन द सेंस कि धीरे धीरे जब वर्ल्ड अवेयर होता जा रहा है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ये सब अवेयरनेस फैलती जा रही. तो IASB बोर्ड ज्यादा उसके ऊपर स्टैंडर्ड, बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने के लिए तो IASB बोर्ड है ना, उसको रिप्लेस थोड़ी किया है, एक एडिशनल बोर्ड बना है. ठीक है. सो देर इज अ टॉपिक ऑफ IASB बोर्ड. मेरे ख्याल से मैंने क्लास में बताया भी था, हमने डिस्कस भी किया था. तो एक बार रीड करोगे, क्योंकि अगर छोटा सा 4 मार्क का भी आ गया और आपको पता ही नहीं, आप IASB बोर्ड में IASB बोर्ड लिख कर आ गए, सब गया. ठीक है. ओके. मेजरमेंट के केस में हम कहते हैं कि किसी भी आइटम को जो बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, मेजर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. सबसे पहला तरीका हो सकता है हिस्टोरिक कॉस्ट एंड द सेकंड मेथड कैन बी करंट कॉस्ट. हिस्टोरिक कॉस्ट जिस पे खरीद के लाए थे उसी पे रिकॉर्ड किया और उसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते जा रहे हैं. करंट कॉस्ट में एसेट को आज की वैल्यू पे ला रहे हैं. इसके बहुत सारे फायदे. एक, आपको पता चल जाएगा कि आज का आज बिजनेस बिका तो कितने पैसे आएंगे. दूसरा, बैंक, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट से लोन लेने में आपको मदद हो जाएगी बिकॉज दे विल नो द करंट वैल्यू. तीसरा, अगर आपका डिसीजन मेकिंग आपको करना है कि मुझे बेचने एसेट्स, तो आपको ये भी पता चलेगा व्हेन इज द राइट टाइम टू सेल द एसेट्स, बिकॉज आप हर बार एसेट को उसकी मार्केट वैल्यू पे लेकर आ रहे हो. राइट. तो यहाँ पर 3 मेथड्स है करंट कॉस्ट के. हालांकि करंट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा एनकरेज मेथड नहीं है, क्योंकि अभी तक तुमने जो देखा है हिस्टोरिक कॉस्ट ही आ रहा है, क्योंकि हिस्टोरिक कॉस्ट में मैनिपुलेशन नहीं होता. करंट कॉस्ट में फिर मैनिपुलेशन बहुत हो सकता है. कौन जाके चेक करेगा? ऑडिटर का काम ऑडिट करना है. ऑडिटर का काम खाली वेरीफाई करना. ऑडिटर जाके थोड़ी मार्केट पता लगेगा हाँ भाई इन्होंने फेयर वैल्यू इतनी बोली सही है कि नहीं. इफ आई एम एन ऑडिटर, आई एम गोइंग टू ऑडिट द बुक्स, मैं बोलूंगी एक वैल्यूअर का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट दे दो, मेरे को चल जाएगा. मेरे को खाली बैकअप डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर एवरी एंट्री ऑफ डन. मैं थोड़ी जाके कोई मार्केट में पता करूंगी कि तुम बोल रहे हो तुम्हारी भंगार से एम्बेसडर 50 लाख की है और मैं मानू नहीं कि 50 लाख की. मेरे को अगर किसी वैल्यूअर ने लिख कर दी थी एंटी के और हाँ 50 लाख की, तो मैं तो मान लूंगी. खत्म बात. I don't have that much time that for some small amount of audit amount I'll go and inquire in the market, है ना. तो वहां पर I can raise a query कि I am still doubtful, although मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में I think I'll find this easier कि मैं बोल दूंगी ये एम्बेसडर 50 लाख की है, मैंने इसका फिजिकल इंस्पेक्शन किया, although I am skeptical कि 50 लाख में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का साइन है तो क्या I am assuming that should be fine, right. मैं बस ये करूंगी, मैं अपना शक जता के ऑडिट रिपोर्ट में छोड़ दूंगी. फिर भी क्या हुआ, शक जता के छोड़ दिया, उसके बाद मेंबर्स की डिसीजन है. मेंबर्स आर नॉट गोइंग टू प्रोब इन दैट मच. सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. फेयर वैल्यू का मतलब सेल प्राइस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड NRV. मैंने बताया था कहाँ पे यूज करे थे फेयर वैल्यू वर्ड. IFRS 9 फेयर वैल्यू थ्रू PRL, फेयर वैल्यू थ्रू OCI. तो फेयर वैल्यू पे एसेट को ला रहे हैं, मतलब आज की सेल वैल्यू. जबकि NRV का मतलब होता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. ठीक है. फिर उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट. फेयर वैल्यू है सेल प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है परचेज प्राइस. तो कई बार प्रोडक्ट का सेल प्राइस नहीं पता चलता, पर परचेज प्राइस आसानी से पता चल जाता है. जैसे सेकेंड हैंड कार्स, तो तुमने S सीरीज की या तुमने चलो एक लेक्सस खरीद ली, ठीक है, पर्टिकुलर मॉडल कार का खरीदा,
खरीदने के बाद तुम्हारी गाड़ी के 10 एक्सीडेंट हो गए, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ढंग से मेंटेन करी, नहीं मेंटेन करी, अब इसकी सेल वैल्यू पता लगाना बड़ा मुश्किल है। आप इसको, अब तो आजकल वेबसाइट्स भी आती है, ठीक है आपने वेबसाइट पे डाल दिया गाड़ी के बारे में, पर फिर भी जो वेबसाइट पे आती है सेल वैल्यू और आपकी जो एक्चुअल सेल वैल्यू होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। डन, ठीक है, मेरे को सेल वैल्यू नहीं पता चल रही है उसकी, परचेज वैल्यू तो निकाल सकती हूँ। परचेज वैल्यू में क्या है, शोरूम प्राइस, वो तो ऑडिटर भी एक्सेप्ट करेगा, इतना शोरूम प्राइस है, गाड़ी 10 साल पुरानी हो गई तो 10 साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, तो दिस इज मोर इजीली वेरीफाइबल एंड मोर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो परचेज प्राइस लेस नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो सेकेंड हैंड होने के बाद अलग ही वैल्यू हो जाती है। बाकी गोल्ड वगैरह के केस में तो मैं फेयर वैल्यू ज्यादा कंसिडर करूंगी, सेल प्राइस, है ना। ठीक है, वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ये लास्ट का हथियार है हमारा, जब सारे चीजें गिव अप कर दिया तो लास्ट में इकोनॉमिक वैल्यू यूज करेंगे, तो इसमें बहुत मैनिपुलेशन होता है, और जनरली आप देखोगे चारों मेथड में से सबसे ज्यादा वैल्यू इसी मेथड से आएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें ही दिखेगी, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। सो कमिंग बैक टू दिस, इसी के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था करंट कॉस्ट यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के दो और मेथड्स, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, सीपीपी, कांस्टेंट परचेजिंग पावर। तो अगर आप करंट वैल्यू पे एसेट को मेंटेन कर रहे हो, यू कैन मेंटेन इट ऑन करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब अभी उसका कॉस्ट कितना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने में खरीद के लाएंगे, उस इंडिविजुअल एसेट का कॉस्ट। और अगर हम कांस्टेंट परचेजिंग पावर की बात करें तो हम बात करें कि कितने में खरीद के लाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास, लेट मी से, अगर मेरे पास एक लैंड है, एक मशीन है, फर्नीचर का पीस है, तो मैं यहाँ पर जब करंट कॉस्ट अकाउंटिंग कर रही हूँ तो मैं इंडिविजुअली देखूंगी वो लैंड, उस एरिया में लैंड की वैल्यू कितनी हो गई, अभी मैं खरीदूंगी तो उस एरिया में वैल्यू लैंड की पहले तो थी 1 लाख की, अब हो गई है मान के चलते हैं 5 लाख की। फिर मशीन की वैल्यू कितनी, फिर मशीन के लिए इंक्वायर करूंगी तो दिल बी डिफरेंट मार्केट वेयर आई बी ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट दिस, 50,000 और ये हो गई आपकी मे बी 60,000 की। फिर फर्नीचर कितने का, फर्नीचर था 45,000 का, मे बी ये हो गया 30,000 का, यहाँ लेट्स से, हाँ ठीक है चलो वैल्यू कम हो गई इसकी, ये आ गई सीसीए इंडिविजुअल एसेट को लेकर। पर सीपीपी में अपन इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, सब एक बराबर। ठीक है, भले आप चावल, आटा, गेहूं, मशीन, एसी, फ्रिज, टीवी, बिल्डिंग, सबके बारे में बात करो, किसी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सबको एक ही रेट से मल्टीप्लाई करो कि यार ये पिछले साल तो इन्फ्लेशन, ये पिछले साल का अमाउंट है, पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी वो आज 120 रुपए की हो चुकी है, बस सबको आपने इससे कर लिया। देखा जाए तो फर्नीचर की एक्चुअली में वैल्यू डाउन हुई है, जो फर्नीचर पीस हमने खरीदा था पिछले सालों में, हो सकता है कोई मॉडर्न फर्नीचर आ गया तो ये फर्नीचर बहुत सस्ता बिक रहा है, लेकिन सीपीपी के हिसाब से इसकी वैल्यू हमने बढ़ाई, है ना। यहाँ पे वैल्यू कुछ ज्यादा ही, कुछ कम बढ़ी, यहाँ पे देखो करंट कॉस्ट के हिसाब से लैंड बहुत महंगा हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में, पर आपने सिर्फ 1,20,000 किया, है ना। तो सीपीपी आपको एक जनरल आइडिया देगी, पैसे की वैल्यू पे फोकस करिए सीपीपी, जबकि सीसीए एसेट की वैल्यू पे फोकस करे। सीसीए क्योंकि एसेट की वैल्यू पे फोकस करा, हम इसको कहते हैं फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, क्योंकि मैं, अगर मेरे पास एक मशीन, एक लैंड का पीस है, एक फर्नीचर का पीस है, तो मैं वही मेंटेन करना चाह रही हूँ, इसलिए मेरा फोकस उन्हीं आइटम्स पे। और ये फाइनेंशियल मेंटेनेंस, बोला इतने रुपए चाहिए, ये ज्यादा इस पे फोकस कर रहा है, इतने रुपए चाहिए बिजनेस रन करने का। ठीक है, फिजिकल और फाइनेंशियल के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था कि कितना पैसा रखेंगे, कितना पैसा लेकर जाएंगे। तो मान के चलते कि आपका ओपनिंग कैपिटल जो लगा था वो 1,000 था, अब आपने इन्फ्लेशन, आपने साल भर में 200 कमाया, तो हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना हुआ 200, तो 200 है मनी मेजरमेंट के हिसाब से आपका प्रॉफिट। ठीक है, मनी मेजरमेंट के हिसाब से आपका 200 का प्रॉफिट है। ठीक है, या नॉर्मल फाइनेंशियल, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मैं ज्यादातर ये बोल देती हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट ये कमाया, उसके बाद आपको बोलता है कि यार महंगाई बढ़ गई, सारी चीजें जो पहले 1,000 की आती थी अब 1,100 की आती है, तो हम बोलेंगे नहीं यार फिर तो 1,100 के हिसाब से लेना है, ये आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट है ना। और अगर आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये जो हमने 1,000 रुपए लगाए थे, हमने 100 बकरियां खरीदने में लगाए थे, अब एक एक बकरी जो हो गई वो 1,150 की हो गई, तो फिर आपका 1,200 में से 1,150 गया, कितना बचा 50, ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस।
ठीक है, आपको पीछे क्वेश्चन में दे रखा है फिजिकल, फाइनेंशियल और मनी मेजरमेंट कैपिटल में प्रॉफिट, ये वो ऐसे हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, बस यही है, और कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर एवरी